हेलो दोस्तों, हम देखेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें देखेंगे स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ऊपर हम पढ़े हैं कि ये देखिए यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल कोर 3 भागों में बांटा गया है पृथ्वी के आंतरिक भागों को। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है, इसी को कहा गया है प्लेट। जो क्रस्ट वाला पार्ट है, उसी को कहा गया है प्लेट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, यानी कि यह गति करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमने देखा था कि मेंटल वाले क्षेत्र में मैग्मा है और यह ऊपर की ओर प्रभावित होता है, और इसके कारण ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, इस थोड़ा इसमें गति आता है। इसी को बोल रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। ये ऐसे जाता है फिर वापस आता है, ऐसे जाता है, मतलब ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, इसीलिए यह बोल रहा है कि यह वृत्तीय घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये जो क्रियाकलाप है इसी के बारे में बोल रहा है। आगे देखते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे इंडोजेनिक फोर्स। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। इस इनका कहने का मतलब है इनका कहने का मतलब है कि यह पृथ्वी है। आराम से इसको समझिए। अंतर्जनित बल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित हो रहा है। इसका मतलब जो ऊपर हम देख रहे थे, यह मैग्मा है अंदर। यह मैग्मा के जो संचलन है ऊपर की ओर, यह क्रस्ट को क्या करता है? प्लेट को पुश करता है, तो इसमें हलचल जो हो रहा है उसे कहते हैं अंतर्जनित बल। और अगर इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिनमें विस्फोट होता रहता है या फिर यह क्रिया करते रहते हैं, तो इनके कारण भी यहाँ पर कुछ हलचलें होती हैं, इनको कहेंगे भी अंतर्जनित बल। और अगर यह मैग्मा ऊपर की ओर निकल गया, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं, वो भी कारण क्या है? अंतर्जनित बल के कारण ही ज्वालामुखी होता है। प्लेटें आपस में टकरा गई। प्लेटें अलग-अलग भागों में बटी हुई हैं। वो प्लेटें अगर टकरा गई, तो जहाँ भूकंप उत्पन्न होगा, उनपे उनको भी कहेंगे अंतर्जनित बल। और जो बाहर बोल रहा है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे अपरदन हुआ, जल का बहाव हुआ, या फिर वायु हुआ। वायु से जो देखेंगे आप रेत में टीले बन जाते हैं, वो बोल रहा है। जल के कारण जो कि कहीं घाटी बन जाती है, कहीं आप देखेंगे डेल्टा बनते हैं, तो वो हो गया। अपरदन अपक्षय हो गया। तो जो इन कारणों से होगा उत्पन्न पृथ्वी की सतह पर, उन्हें कहेंगे बहिर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, और पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है। जाहिर सी बात है, भूकंप आता है तो मतलब घरें गिरते हैं, कई मतलब मानव क्षति होता है। वही बोल रहा है। पृथ्वी की गतियां पृथ्वी की गतियां देख ले, जो बोल रहा है ऊपर अंतरिक्ष और बहिर्जनित बल। आकस्मिक बल मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकाली बल, जो अभी हम बताएं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर पर्वत बन जाते हैं। जैसे कि हिमालय बना है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, तो वही पर्वत निर्माणकारी बल बोला गया है। बहिर्जनित बल में देखेंगे अपरदन, निक्षेपण, जो ऊपर हम बताए हैं, और इसमें आपका अपक्षय भी आ जाएगा। नदी जल बहाव, पवन हो गया, वायु हो गया, समुद्र तरंगे हो गए, हिमनद हो गया। ये सब क्या है? पृथ्वी की गतियां हैं। ये देख लेते हैं कि भूपर्पटी के अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। जो ऊपर अभी देख रहे थे यहाँ पर,
क्रस्ट वाला पार्ट। तो इन्हीं के ऊपर भूमि है और इन्हीं के ऊपर क्या है भारत टिका हुआ है, कोई भी देश हो, वो स्थल पर ही है। तो वही प्लेटो के बारे में बोल रहा है। आगे चलिए देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा-सा। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थों का अचानक निकलने लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर का पार्ट है, मैग्मा ये है, ये वाला पार्ट। अब यही क्या होता है ऊपर की ओर बहाव करता है और यहाँ से छिद्र निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, तो इस वाले भाग को कहते हैं क्रेटर। ये इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेटर किसे कहते हैं। तो जहाँ से ज्वालामुखी का छिद्र होगा या फिर जहाँ से मैग्मा निकलेंगे, उन्हीं को कहा गया है क्रेटर। और जब यह बाहर निकल जाते हैं मैग्मा और ऐसे आकर ढेला जैसा पद वो चट्टानों जैसा गिरने लगते हैं, तो इनको बोला जाता है लावा। अब इनको मैग्मा नहीं बोला जाएगा। आगे देखते हैं इंडो एक्सोजेनिक जो फोर्स अभी हम ऊपर पढ़े हैं। तो इंडो का मन तो होता है अंतः यानी कि अंदर की तरफ। एक्सो का मतलब होता है कि बाह्य यानी बाहरी तरफ। और जेनिक का मतलब है उत्पत्ति यानी कि जो बल उत्पन्न होता है आंतरिक और बाहरी, उसी को बोला गया है। ये देखिए मेंटल है, मेंटल के पार्ट में आपका ये मैग्मा है, यह परपटी है जिसे हम प्लेट बोल रहे हैं और यहीं से यह निकल रहा है और यह पहाड़ का भी निर्माण करता है। ऊपर हम लोग पहले क्लास में इसके पहले पढ़ चुके हैं कि भूकंप निर्मित भी अरे ज्वालामुखी निर्मित भी पहाड़ होते हैं। आगे चलिए देखते हैं, हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से भी। आगे चलिए देखते हैं, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। कंपन और उसी कंपन को क्या कहा जाता है भूकंप। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं कहलाता है। उद्गम केंद्र में के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अधिकेंद्र। ये इम्पोर्टेंट है दोनों, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। फिर से देख लीजिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है कि अगर जहाँ से जिस बिंदु से कंपन उत्पन्न होगा ऊपर की तरफ, उस बिंदु को कहेंगे उद्गम केंद्र यानी कि वहां से उद्गम हुआ उसका। उसे क्या कहेंगे उद्गम, कि जहां से कंपन या फिर तरंगे निकली हैं। और जिस पॉइंट पर ऊपर से यहाँ वाले भाग को, इसे कहेंगे अधिकेंद्र। यहाँ से या फिर कंपन ऐसे जाता है, इसको एल तरंग कहते हैं जो बहुत विनाशकारी होता है। और यहाँ से कंपन जो निकलती है इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। एल तरंग जो सतह पर चलता है और एस और पी यह अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलता है। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जान जाइए ये तीन तरंगे हैं। ये प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और यह लव तरंग। ये प्लेट की सीमा है। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि गमन का मतलब विचरण या फिर चलता है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे होती है। यानी कि अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा, जहाँ इसे दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा कम भूकंप होगा, यहाँ पे और यहाँ पर हलचल कम होंगे। आगे चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट होता है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी तरंगे जो ऊपर यही हम बताएं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और एल एस तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है और एल तरंगे जो पृष्ठीय तरंगे होती है। एल तरंग सतह पर चलता है ऐसे।
अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों, इसके प्रभाव को निश्चित रूप में कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। यानी कि जानवर कम डेसिमल में भी सुन लेते हैं, इसलिए वो पहले ही जान जाते हैं कि कुछ नीचे हलचल हो रहा है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भुज में आया था 26 जनवरी 2001 को भुज में शहर में बहुत अच्छा खासा मतलब ज़्यादा भयानक आया था। ये देखिए कहाँ ना भुज के हैं पूरा, बिल्डिंग सब ढह गई है। भूकंप का मापक एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। भूकंप की जो तीव्रता है वह रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ उसको बोलते हैं। जो भूकंप लेखी है ना इसको सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं। तो उस उनसे की जाती है। भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर ये भूकंप जो है कई पॉइंट में बाँटा गया है, ए 1, 2, 3, 4, 9 तक। तो जो 2 से नीचे रहता है, 2 से, तो वो क्या है कि उसका प्रभाव कम रहता है, मतलब नगण्य रहता है, वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर इससे थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, तरंगे थोड़ा तेज़ होती हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा प्रभाव पड़ता है और शहर, घर, बिल्डिंग ये सब क्या है गिरने लगती है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 होती है वह बहुत अधिक ज़्यादा शक्तिशाली होती है और बहुत ज़्यादा विनाश करती है। भूकंप से बचाव की तैयारी, सुरक्षित स्थान देख लें, इनसे दूर रहें, किन से चिमनी हुआ, लाइन हुआ, दरवाजे हुए, दीवार हुआ, उन सबसे दूर हो जाएं। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों परिवारों को बताएं कि अगर सांप या फिर कोई भी जानवर हलचल सभी जानवर कर रहे हैं तो ये इसका मतलब भूकंप आएगा। अब देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रकरण। अभी तो ऊपर हम देख रहे थे आंतरिक बल के कारण, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वो देख रहे थे। अब देखेंगे अपक्षय अपरदन, बाहरी बहिर्जनित बल वाले। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जैसे हम पहले क्लास में बताए हुए थे इससे पहले कि अपक्षय अपरदन क्या होता है। अपर्दन का मतलब गतिशील होता है, अक्षय मतलब स्थिर होता है। अगर यहाँ पर जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में, एक फर्श है, यहाँ पर कुछ टूट गया फर्श का कोई भाग, तो ये क्या होगा, अपक्षय हो गया। अब यहाँ से बह जाएगा लात से या फिर किसी की व्यक्ति से या फिर किसी पशु से, तो क्या हो जाएगा, अपर्दन, वहाँ पर खाली हो जाएगा, वो हो जाएगा अपर्दन। तो वही बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अगर यहाँ पे चट्टान है या टूट रहा है तो क्या हुआ, अपक्षय हुआ। और यहाँ से हवायु द्वारा कहीं उड़कर चला गया या फिर किसी मनुष्य द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल एवं आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। जैसे कि जैसे एकदम अच्छा से समझिए, यह नदी बह रही है कोई, और इसके किनारे पर यहाँ पर कोई पहाड़ था और ये कटने लगा इसके कारण। अब कट कर यहाँ पर बहने लगा नदी के साथ और फिर यहाँ पर ढेर लगा दिया इसने, तो यहाँ से फिर नदी इधर क्रॉस कर जाएगी। तो वही कह रहा है, यहाँ से कट रहा है तो क्या हो रहा है, अपक्षय, और यहाँ से बहा कर यहाँ लाया जा रहा है
तो अपर्दन हो गया, और यहाँ पर ले आकर रख दिया तो यह क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। ठीक? आगे चलिए देखते हैं। पृथ्वी के कार्य। नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। इम्पोर्टेंट है ये जलप्रपात। ये देखिए यहाँ से गिर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिट्टी जो यहाँ पर एकदम गड्ढे हो जाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे निकलने लगा और यहाँ से गिरने लगेगा, तो इसी को कहते हैं जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात के बारे में देख लो। विश्व की हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। इम्पोर्टेंट है। वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। यह विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अन्य जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थिर नियाग्रा जलप्रपात, और अफ्रीका और में जाम्बिया जिम्बाब्वे में की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप मैप में देख लीजिए। आगे चलिए देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यहाँ से अगर मान लीजिए नदी प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बह रही है। इसका कारण ही है कि अपर्दन और अपक्षय। जैसे यहाँ पर खूब आ रही है तेज तो यहाँ पर फिर लड़ेगी, खूब जल का बहाव तेज होगा, फिर यहाँ पर यह ऐसे हो जाएगा खाली, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर वह जम जाएंगे, फिर यहाँ से बहने लगेगी। तो यह ऐसा ही होता है। जब नदी क्षेत्र के में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे जाकर हम जल विसर्पण भी पढ़ेंगे तो फिर वहां पर समझ में नहीं आएगा कि विसर्प किससे कहते हैं। विसर्प मतलब यही जो सांप के आकार का है, ये इसी को कहते हैं विसर्प। ये जो सांप के आकार का दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं विसर्प। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आकर जल बहाव तेज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? कटाव हो जाएगा, फिर एक दिन यहीं से बहने लगेगी और यह क्या हो जाएगा? लैकून झील। इस तरह का जो झील बनेगा इतना, ये जो है ना चाप झील, इसी को कहते हैं गोखुर झील। लैगून झील नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं गोखुर झील या चाप झील। लैगून झील उसे कहते हैं जो समुद्र से जुड़ा होता है। ठीक। आगे देखते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाती है और एक अलग झील बनते हैं जिसे चाप झील कहते हैं या फिर गोखुर झील। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, मतलब उसे छोड़ देती है। यहीं पर ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी में उपस्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम वितरिका कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभाजित हो गई है, इन्हीं को कहते हैं वितरिका। और ये पूरे भाग को कहेंगे डेल्टा। ये देखिए डेल्टा बोला गया है। ये पूरे भाग को क्या कहेंगे? डेल्टा। और इन सब को क्या कहेंगे? वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे तथा निक्षेपण करने लगती है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा, नील नदी, अमेजन नदी, ये सब हो गया। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अभी जो हम ऊपर बताएं। अभी समुद्र से उत्पन्न थोड़ा देख लेते हैं।
अब समुद्र तरंग के कार्य देखते हैं। समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्र जो तरंगे हैं वो भी किसी पहाड़ से टकराएंगी तो वहां भी कुछ हास होगा, वहां पर भी अक्षय अपरदन होंगे। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। अगर ये देख लीजिए, यहाँ पर है समुद्री गुफा। यहाँ पर चट्टान में समुद्र की पानी सब टकरा रही हैं लहरें, और यहाँ पर क्या है, दरार बन जा रहा है। इसमें आप बैठ सकते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, गुफा कहेंगे। और अगर यह दरार लड़ते लड़ते धाराएं इसमें लड़ रही हैं लगातार और ऐसा छिद्र हो गया तो इसे कहेंगे तटीय मेहराब। और यह छिद्र ऊपर होते होते यहाँ पर काट दिया पूरे भाग को, ये पूरा बच गया तो इसे कहेंगे, इसको कहेंगे स्टैक। समझ गए? हाँ, तो यही है। यहाँ पर थोड़ा-सा छिद्र किया, तो क्या हो गया, गुफा बन गया। अब ये छिद्र पूरा आर-पार हो गया, उधर और इधर का, तो उसको कहेंगे तटीय मेहराब। और यह बढ़ता चला गया ऊपर तक, यहाँ पर टूट गया और यह एकदम खम्भे जैसा खड़ा हो गया यहाँ पे, तो इसको कहेंगे स्टैक। वही समझाया इसमें। इसमें केवल छत ही बचती है जिसमें तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती है, जैसे यह दीवार बची है। इसको कहेंगे स्टैक। ये पूछता है क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए समुद्र के किनारे खूब अवसाद जमा है, उसको समुद्री पुलिन कहते हैं। और ऊंचे खूब टीले जैसा शैल हो, पहाड़ हो, उसको कहते हैं समुद्री भृगु। अब हिमनद के कार्य देखते हैं। ये जो देख रहे हैं बर्फ की नदियां बह रही हैं, इसी को हिमनदी बोलते हैं या फिर हिमनद बोलते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अनेक नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती हैं, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। जैसे भारत का पैंगोंग झील ऊपर देखेंगे वही है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होती है। ये निक्षेपण हिमनद या हिमनद हिमोड़ या वही बोलते हैं, हिमनद हिमोड़ बोला जाता है। अब पवन के कार्य थोड़ा देख लेते हैं। पवन ज्यादातर रेत में अच्छे बनाएंगे। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करके प्रयास करिए। तो जो लोग रेगिस्तान नहीं देखे, ये देख लीजिए, यहाँ पर रेगिस्तान है। या फिर राजस्थान चले जाइए। रेगिस्तान में पवन अपरदन में निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक शैल के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। अगर यहाँ पर ऐसे रहता है, अब छत्रक शैल देखिए, हम बता दें ऐसे रहता है, और इसी में यह रहेगा रेगिस्तान में। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। ऐसा पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये बालू टिब्बा है। ये जो आपको दिख रहा है सब बालू टिब्बा है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। लोयस किसे कहते हैं? जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं।
जो यहाँ से यहाँ तक ये विस्तृत हो गया, इसको क्या कहेंगे? लोयस। चीन के विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं चीन में। प्लेटें क्यों घूमती हैं? क्योंकि लावा का बहाव होता है। बहिर्जनित बल, अंतर्जनित बल क्या है? बहिर्जनित बल बाहरी जो क्रियाओं द्वारा होता है, और अंतर्जनित बल जो अंदर आंतरिक क्रिया द्वारा होता है। अपरदन जो बताए हैं, पहाड़ का टूटना और उसे बह जाना। पहाड़ का टूटना क्या है? अपक्षय। और पानी के बहाव से उसे बहा ले जाना क्या है? अपरदन। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो आप देखिए ऊपर। बालू टिब्बा क्या है? रेत के ऐसे पहाड़ी जैसा हो जाएगा, इसे बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? जब समुद्र की लहरें अवसाद को ले आकर किनारे पर या फिर तट पर छोड़ देती है, उसे समुद्री पुलिन कहते हैं। चाप झील क्या है? जब विसर्प द्वारा किया बहाव द्वारा नदी एक काट कर उसे अलग कर देती है और यहाँ पर झील का निर्माण होता है, उसे चाप झील कहते हैं। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री गुफा है, शैल है, किनारा ये भी है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल है, शैल रहेगा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होती है। वलन भी होता है, तो यहाँ पर वलन कर दीजिएगा। लेकिन ज्यादातर सही ज्वालामुखी रहेगा। छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। छत्रक कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। नदी घाटी में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।